अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के 3 मेथड्स हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम उसके जो रिमेनिंग 2 मेथड्स हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो नंबर 4 पे मेथड है दैट इज़ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। कि एस्टर्स की हाइड्रोलाइसिस से आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे बनाते हो। तो यहाँ पे हम एस्टर्स लेंगे। सबसे पहले एस्टर्स आप किसे कहते हो? एस्टर्स का फॉर्मूला है RC++OOR, दैट इज कॉल्ड एस्टर्स। तो हम यहाँ पे एस्टर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं इथाइल एसीटेट CH3 C++O इतना ग्रुप एसीटेट ग्रुप है। इतने ग्रुप को आप क्या कहते हो? एसीटेट ग्रुप। इसके साथ आगे C2H5 इथाइल लग गया तो इसका नेम होगा इथाइल एसीटेट। इसका रिएक्शन करवाओगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस के साथ। ये जो इथाइल ग्रुप है ये इस OH के साथ कंबाइन होकर बनाएगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथानोल बना देगा। प्लस आपके पास रह गया अब CH3 C++O। अब इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला सोडियम अटैच हो जाएगा, दैट इज सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम एसीटेट कह सकते हो इसे। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो सोडियम एसीटेट है आप इसका रिएक्शन करवाओगे HCl के साथ, एसिड के साथ। ये वाला सोडियम इस क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, NaCl बन जाएगा। प्लस ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड बन गया। हमने इस रिएक्शन का नेम रखा था हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो यहां पे पहली बात जो हमने समझनी है कि हाइड्रोलाइसिस का तो मतलब होता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर की मौजूदगी में जो रिएक्शन हो। लेकिन यहां पे तो वाटर यूज नहीं हो रहा, तो बेटे याद रखो यहां पे वाटर ही यूज हुआ है, यहां पे वाटर ही यूज हुआ है। अगर डायरेक्टली वाटर यूज नहीं हुआ लेकिन इनडायरेक्ट वे में यहां पे वाटर ही यूज हुआ है। कैसे? आपने एक एसिड लिया था, एक बेस। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, साल्ट और वाटर बन जाएगा। अब ये एसिड था, ये बेस, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ मिली, साल्ट बन गया। और ये OH इस H के साथ मिलेगा तो वाटर बन जाएगा। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनते हैं, साल्ट बन गया। अब जो वाटर बना वो यूज होगा इस एस्टर की हाइड्रोलाइसिस के लिए। वाटर के 2 हिस्से, एक H एक OH। वाटर का जो OH है इसके साथ मिलेगा इथाइल अल्कोहल, वाटर का जो H है इसके साथ मिल जाएगा तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली वाटर ही यूज हुआ है, इसीलिए हमने इसका नेम रखा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। उसके बाद जो 5वां रिएक्शन है वो है बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन।
अल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऐसी क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब बॉन्ड ब्रेक होना, जो किसकी मौजूदगी में हो, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, उसे आप नेम दोगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, बहुत आसान है, हम लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH3, दैट इज 2 ब्यूटीन, अल्कीन ले लिया आपने। जब आप इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाओगे, 4 एटम्स लोगे आप ऑक्सीजन के, यहां पे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा लाइक KMnO4, और किसी भी एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। बहुत आसान रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन, कि ये वाला डबल बॉन्ड जो है यहां से टूट जाएगा, यहां से इसकी क्लीवेज होगी, क्या बनेगा देखें, CH3, आगे कार्बन आ गया, CH3C, यहां से 2 ऑक्सीजन डबल O, और ये वाला हाइड्रोजन CH3C डबल OH, क्या बन गया, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बन गया। इसी तरह इस साइड पे, यहां पे 2 ऑक्सीजन यूज हुई, 2 रह गई। इसी तरह इस साइड पे CH3C, 2 ऑक्सीजन जो रह गई वो आगे आ गई, डबल OH, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल बने किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो ये हमारे पास हो गया रिएक्शन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन का। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो होगी स्मेल। स्मेल बेटे, जो पहले 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसमें कार्बन 1 से लेके 3 तक हो, यानी कि मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड और प्रोपानोइक एसिड्स, ये जो 3 एसिड्स हैं, पहले 3 एसिड्स, ये कलरलेस लिक्विड्स हैं और इनकी अनप्लीजेंट स्मेल है, ना खुशगवार स्मेल है इनकी। इसी तरह जो कार्बन 4 से लेके कार्बन 6 तक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कार्बन 4 से लेके कार्बन नंबर 6 तक, वो भी कलरलेस लिक्विड हैं, लेकिन उनकी स्मेल जो है वो समवट अनप्लीजेंट है, समवट अनप्लीजेंट। समवट अनप्लीजेंट का क्या मतलब है कि कुछ लोगों को वो स्मेल प्लीजेंट लगती है, कुछ लोगों को वो स्मेल अनप्लीजेंट लगती है, यानी कि कुछ को खुशगवार लगती है, कुछ को ना खुशगवार लगती है। जो इससे हायर होंगे, कार्बन 7 होंगे, वो सारे के सारे प्लीजेंट स्मेल रखने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे। और याद रहे यहाँ पे हम एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर रहे हैं, जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती। कार्बन 1 से कार्बन 3 तक कलरलेस लिक्विड, अनप्लीजेंट स्मेल, और 4 से 6 तक समवट अनप्लीजेंट स्मेल होती है। नंबर 2 पे जो हम बात करेंगे वो होगी इनकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं, यहां पे हम बताएंगे कि क्या कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं या नहीं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इजीली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? हमने बात की हुई है कि वाटर में कोई भी कंपाउंड
या तो पोलर हो वो सॉल्युबल होगा या उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो वो सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है जिसकी वजह से ये वाटर में आसानी के साथ सॉल्युबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि RC+OOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो इन दोनों के दरमियान क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और याद रहे इनकी सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैस, कि मॉलिक्यूलर मैस के बढ़ने से इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, इसकी पोलैरिटी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वीक होती जाएगी और सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैस बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ये हमारे पास हो गए जी 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो हम यहां पे बात करेंगे वो हो गए इनके बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मौजूदगी की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं अमूमन वो हाई होते हैं। और इस बॉइलिंग पॉइंट के हाई होने की एक वजह ये भी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साइक्लिक डाइमर इसकी फॉर्म में पाए जाते हैं। साइक्लिक डाइमर किसे कहते हैं, अब ये हम थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट इज साइक्लिक डाइमर। ये हमारे पास आ गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? RC+OOH। ये क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल। इसी तरह ये हमारे पास आ गया दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल RC+O और OH। ये हमारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल। यहां पे होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये साइक्लिक डाइमर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये है डाइमर्स कि जिसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल आपस में मिले हुए होते हैं, उसे आप नेम देते हो साइक्लिक डाइमर का। तो इस फॉर्म में ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो हाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOOH दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH वो आपके पास है 118 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपानोइक एसिड C2H5COOH, ये MCQ के लिए 141 डिग्री सेंटीग्रेड।
और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि वो कौन सा ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सेम है वाटर से, कि सेम बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का और कार्बोक्सिलिक एसिड का। कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से मिलता है? तो वो आपके पास आंसर है फॉर्मिक एसिड। चूंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 और फॉर्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट भी कितना है? 100 है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो हमारे पास चौथी इसकी प्रॉपर्टी होगी मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट अमूमन आपने पढ़ा हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं बाय इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैस, कि मॉलिक्यूलर मैस के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट का फिनोमिना सेम है कि मॉलिक्यूलर मैस बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का फिनोमिना कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में सेम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मॉलिक्यूलर मैस के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको ना हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है प्रोपानोइक एसिड CH3 CH2 COOH। दिस इज प्रोपानोइक एसिड। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है -22 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह हमारे पास ब्यूटानोइक एसिड CH3 CH2 CH2 COOH। इसका मेल्टिंग पॉइंट है -6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह हमारे पास एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड ले लेते हैं CH3 CH2 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 COOH। इसका मेल्टिंग पॉइंट है आपके पास -38 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मैस के बढ़ने से ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे जो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन की तादाद इवन होगी, कार्बन की तादाद इवन होगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैस। कि ऐसे मेल्टिंग पॉइंट ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें कार्बन की तादाद इवन है, उनका मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मैस के बढ़ने से बढ़ेगा। लेकिन ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें कार्बन एटम ऑड हैं, उनमें ये केस नहीं होगा। उनमें मॉलिक्यूलर मैस के बढ़ने से रेगुलर वे में मेल्टिंग पॉइंट जो है उनका इंक्रीज नहीं होगा। इसको समझना है हमने। ये तो हमने स्टेटमेंट लिख दी, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। इस कंपाउंड में है आपके पास टोटल 3 कार्बन। इसका मेल्टिंग पॉइंट है -22। इसमें है टोटल 4 कार्बन। इसका मेल्टिंग पॉइंट है -6। इसमें 5 कार्बन। इसका मेल्टिंग पॉइंट है -38। और याद रखो, माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है एक्चुअली वो उतनी ही छोटी होती है। 3 कार्बन, मेल्टिंग पॉइंट -22, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। 4 कार्बन, मेल्टिंग पॉइंट -6, माइनस में छोटी वैल्यू असल में बड़ी होती है। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। 5 कार्बन, मेल्टिंग पॉइंट -38, इन दोनों से कम, क्योंकि माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी ही एक्चुअली वो छोटी होती है। इन दोनों से कम है। तो आप देख रहे हो कि जो इवन नंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो सुनो,
इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा इसलिए होता है कि अगर उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन्स हैं तो उसकी पैकिंग अच्छी होगी, वो एक क्लोजली पैक होगा, वो वेल ऑर्डर्ड वे में पैक होगा, तो उसकी पैकिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और जो इवन नंबर ऑफ जो ऑड नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनमें एटम्स की पैकिंग, मॉलिक्यूल्स की पैकिंग एक वेल ऑर्डर्ड वे में नहीं होती, जिसकी वजह से उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आप कहोगे कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें कार्बन नंबर इवन हो उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये हमने बात की मेल्टिंग पॉइंट की कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें कार्बन नंबर इवन हो उनके मेल्टिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, और जिनमें कार्बन नंबर ऑड हो उनमें उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। वजह यह है कि इवन में पैकिंग अच्छी होगी, ऑड में पैकिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट पर इफेक्ट होगा। तो ये हमारे पास हो गया मेल्टिंग पॉइंट वाला टॉपिक। तो हमने रिएक्शन आगे पढ़ने थे। अब अगर हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो लेक्चर मज़ीद लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की तैयारी के 2 मेथड पढ़े और इनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे रिएक्शंस जो हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएं, और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक कि जो हमारे पास एसिटिक एसिड्स हैं वो आई थिंक हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं। तो चलें आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके जी, थैंक यू।